तो चैप्टर 3 इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। इस चैप्टर में अपन कवर करेंगे इक्विटी एज अ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ रिस्क इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, इक्विटी का रिसर्च, स्टॉक सिलेक्शन, एस्टीमेट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू और टेक्निकल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे अगर अच्छे से अगर अपन डिटेल में पढ़ें तो बहुत सारी चीज अपने को क्लियर होती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में अपने को दो कैटेगरीज मिलती है कि अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, इक्विटी और डेरिवेटिव का। इक्विटी अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपन क्या खरीदते हैं, ऑनरशिप इन कंपनी। ठीक है। और सेकंड डेप्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, लैंडिंग मनी टू एंटाइटी इन एक्सचेंज टू फिक्स रेट ऑफ, यानी कि अपन किसी भी बिजनेस को उधार देते हैं जिससे अपने को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड। इक्विटी में हायर रिटर्न मिलता है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में अपने को स्टेबल रिटर्न होता है विथ लोअर रिस्क। ऐसा नहीं है कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क ना हो। ठीक है। हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट और रिस्कियर, सबसे ज्यादा रिस्की होता है और स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट होता है बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड, इकोनॉमिक कंडीशन एंड मार्केट सेंटिमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक का प्राइस कब फ्लक्चुएट होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, इंडस्ट्री में ट्रेंड ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है। और while this volatility increase risk, it it also offer the potential for higher reward, यानी कि अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको हायर रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा डिविडेंड भी मिलता है और लंबे समय में प्राइस अच्छा बढ़ता भी है। ठीक है। अगर कंपनी, इफ कंपनी अंडर परफॉर्म और फेस फिनेंशियल डिस्ट्रेस तो इन्वेस्टर को लॉस भी होता है। ठीक है। इक्विटी में कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड इनकम दो चीजें मिलती है। क्यों इन्वेस्टर इक्विटी को चूज करता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है और डिविडेंड भी साथ में मिलता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्फ्लेशन को जो बीट कर पाता है, सब्सटेंशियल जो रिटर्न अच्छा जो ये इक्विटी में मिलता है वो इन्फ्लेशन को बहुत लंबी मार्जिन से बीट कर पाता है एज कंपेयर टू अदर असेट्स। ठीक है। जैसे डेप्ट में क्या होता है कि 10% का रिटर्न है लेकिन इन्फ्लेशन 8% है, तो आपका ओवरऑल रिटर्न तो कम हो गया, 2% ही हुआ। ठीक है। 8% तो महंगाई खा गई आपकी। ठीक है। डिविडेंड जो होता है वो कोई गारंटीड इनकम नहीं होता है। कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा करती है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, तब वो डिविडेंड देते हैं। कंसिस्टेंट डिविडेंड जरूरी नहीं है। ठीक है। की फीचर्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, पहला आपको इक्विटी ऐसा रेसिडुअल क्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इक्विटी होल्डर हैव अ रेसिडुअल क्लेम ऑन कंपनी असेट्स एंड अर्निंग। ठीक है। जो रेसिडुअल क्लेम कंपनी के असेट्स और अर्निंग का होता है वो इक्विटी होल्डर्स का रहता है। ठीक है। दिस मीन्स दे आर लास्ट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अगर पूरे डेब्ट और लाइबिलिटी सेटल हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो भी बचता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। ठीक है। फिर होता है वोटिंग राइट। आपको वोटिंग राइट मिलता है। अगर आपने ऑर्डिनरी स्टॉक्स को रखा है तो उसमें वोटिंग राइट होता है। आपको डिसीजन मेकिंग, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। आपको वोट देने का मौका मिलता है, सच एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करने में, मर्जर में और डिफरेंट बिजनेस डिसीजन में। ठीक है। दिस गिव इन्वेस्टर सम कंट्रोल ओवर द कंपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। आपको
स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में कुछ कंट्रोल करने का राइट मिलता है ना, वोटिंग राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो, यस नो। ठीक है। ऑनरशिप मिलती है आपको कंपनी में। ठीक है। फिर होता है रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला होता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है? फ्लक्चुएशन इन प्राइस इन इक्विटी शेयर्स, बहुत सारे मार्केट रिलेटेड जो डायनेमिक है उनके कारण। ठीक है। जैसे द फैक्टर, जो मार्केट रिस्क होता है ना, उसमें सभी लिस्टेड स्टॉक्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है। और मार्केट रिस्क को मेजर कौन करता है? बीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मार्केट जो रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है, उसको बीटा से मेजर किया जाता है। ठीक है। मार्केट रिस्क को डाइवर्सिफाई से अपन हेज नहीं कर सकते। ठीक है। मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क में क्या होता है? ओवरऑल सभी स्टॉक्स को अफेक्ट पड़ता है, और इसको मेजर करते हैं बीटा से। और मार्केट रिस्क को डाइवर्सिफाई करके मिटिगेट यानी कि रोका नहीं जा सकता है। फिर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, यानी कि आप जिस सेक्टर में पैसे लगाए हैं, ठीक है, वहां पे यानी कि कुछ समय के लिए कोई खराब न्यूज है, या वो सेक्टर ही अच्छा नहीं कर रहा है, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा, गवर्नमेंट ने या ओवरऑल कुछ ऐसा न्यूज आ गया है, या ऐसा इम्पैक्ट आ गया है कि अब वो अच्छा नहीं कर रही कंपनी। ठीक है। ये नॉन सिस्टमेटिक होता है, और डाइवर्सिफाई करके आप इसे मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। कंपनी स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? जैसे कंपनी खराब परफॉर्मेंस दे रही, ओवरऑल तो सभी जगह अच्छा हो रहा है, लेकिन कंपनी ही खराब कर रही है। जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी खराब है, फिनेंशियल हेल्थ कंपनी की खराब है, कंप्लायंस अच्छे से नहीं है, ऑपरेशनल एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप सही नहीं है। ठीक है। ये रिस्क भी आप डाइवर्सिफाइड करके मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे सिस्टमेटिक रिस्क में अपन ने देखा कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये सब सिस्टमेटिक रिस्क में आता है। ठीक है। तो कंपनी रिस्क यानी कि केवल कंपनी खराब करनी। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। होल्डिंग, इसका क्या मतलब होता है कि आपने अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट जियोग्राफी, आपने इन्वेस्ट करके रखा है, इक्विटीज को होल्ड करके रखा है। ठीक है। टाइम डाइवर्सिफिकेशन, आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है। और खुद को बैलेंस यानी कि ऐसा बैलेंस करके रखा है कि आपको ज्यादा अप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइम इन द मार्केट बीट टाइमिंग इन द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन और अच्छे से डिटेल में आने वाली क्लासेस पे देखेंगे। टाइम इन द मार्केट बीट टाइमिंग इन द मार्केट। ठीक है। तो अगर आपने लंबे समय के लिए किसी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क ड्यू टू द लोअर कोरिलेशन ऑफ रिटर्न अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है। जो अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। ठीक है। बिजनेस साइकिल्स, काउंटर साइक्लिकल ट्रेंड प्ले अ की इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। कुछ बिजनेस थ्राइव बिजनेस ड्यूरिंग रिसेशन, जैसे डिफेंसिव एंड रिसेशन प्रूफ सेक्टर, यानी कि रिसेशन में भी कुछ बिजनेस अच्छा करते हैं। ठीक है। यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे डिफेंसिव और रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स। वाइल अदर लैग और लीड इन रिकवरी, बाकी के क्या जो सेक्टर्स होते हैं उनको रिकवरी में टाइम लगता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस साइकिल हेल्प इनहेंस डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अगर आपको पता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज का एक बिजनेस साइकिल होता है, कौन से इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ है, ठीक है, तो आपको बहुत इसका फायदा मिल सकता है। आप कुछ स्टॉक्स को सस्ते में भी खरीद सकते हो, जब उसका एक साइकिल जो है वो खराब साइकिल में चल रहा है। ठीक है।
फिर इक्विटी रिसर्च एंड स्टॉक सिलेक्शन। इक्विटी रिसर्च इन्वॉल्व थ्रू एनालिसिस। पहले अपन इक्विटी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बोला और खरीद लेके लिए, पहले एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। और इक्विटी में रिसर्च का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना एंड स्टडी द डायनेमिक ऑफ सेक्टर ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनी के कौन सी सेक्टर से बिलोंग करती है उसको, उनके कॉम्पिटिटर कैसा कर रहे हैं और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। और इक्विटी रिसर्च में एक चीज होती है कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है स्टॉक का उसको कंपेयर करते हैं मार्केट के प्राइस से, ठीक है। तो अगर उससे अपने को पता चलता है कि हमने को बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, ठीक है। देयर आर मेनी फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी अवेलेबल फॉर स्टॉक सिलेक्शन, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं, ठीक है। दो टाइप का होता है, फंडामेंटल टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है। इसको अपन डिटेल में देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, प्रोसेस है डिटरमाइन करने का इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ठीक है। इससे अपने को क्या पता चलता है, बेस वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे फ्यूचर अर्निंग और कैश फ्लो, इंटरेस्ट रेट, रिस्क वेरिएबल, ठीक है। एग्जामिन दिस फैक्टर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिटरमाइंड, इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन करना ओवरऑल, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में भी आता है, इन्वेस्टर शुड बाय द स्टॉक। इन्वेस्टर को कौन से स्टॉक बाय करना चाहिए, जिसका मार्केट प्राइस इज बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट प्राइस अभी उसका कम चल रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, ठीक है, तो उसको अपन अवॉइड करते हैं, ठीक है। Investor who engage in fundamental believe that intrinsic value may differ from market price, ठीक है, but major market price will converge towards the intrinsic value, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में अपन क्या क्या चीजें देखते हैं, पहले इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस, ईआईसी फ्रेमवर्क, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? ओके। टॉप डाउन अप्रोच जो होता है वर्सेस बॉटम अप अप्रोच, तो टॉप डाउन में क्या होता है, टॉप डाउन में पहले अपन इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। इट इज डन बाय मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो देन आइडेंटिफाई इंडस्ट्री टू चूज फ्रॉम। पहले अपन मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो देखते हैं, फिर इंडस्ट्री को चूज करते हैं, ठीक है। बॉटम अप में पहले अपन कंपनीज के फिनेंशियल को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, एंड एडेड इन पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन सुटेबिलिटी अंडर द स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो बॉटम अप में पहले अपन फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट देखते हैं कंपनी का, ठीक है। लेकिन टॉप डाउन में क्या देखते हैं, पहले मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनीज फैक्टर्स, ओके। तो टॉप डाउन हो गया वर्सेस बॉटम अप अप्रोच हो गया। ईआईसी अप्रोच वही है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनीज, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, पहला चीज ईआईसी जो होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, पहले इकोनॉमी, देन इंडस्ट्रीज, देन कंपनीज, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या क्या चीजें देखते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में, कि जीडीपी की ग्रोथ क्या है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कॉर्पोरेट प्रॉफिट और स्टॉक मार्केट में भी गेन हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट कैसा है बिजनेस में, ठीक है, हायर इन्फ्लेशन से परचेसिंग पावर और कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर इंटरेस्ट रेट देखते हैं, इंटरेस्ट रेट जितना लोअर होता है उतना बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा इंकरेज करता है, कॉर्पोरेट ग्रोथ बूस्ट होता है, ठीक है।
हायर रेट अगर इंटरेस्ट रेट होता है तो इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड वेज, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग वेज इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग और बेनिफिट बिजनेस, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, फिस्कल पॉलिसी यानी टैक्स कट कैसा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, ठीक है, रेट चेंज कैसा है, लिक्विडिटी मेजर्स कैसा है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसी, ग्लोबल इकोनॉमिक कैसी है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, जियो पॉलिटिक्स, करेंसी एक्सचेंज ऑल्सो इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, और इकोनॉमी में क्या क्या कंडीशन आती है, पहला होता है एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन। एक्सपेंशन मीन्स ये ऐसा इकोनॉमी ऊपर गया, फिर ये पीक में पहुंचता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिसेशन आ जाता है, फिर ऐसा चक्री ऐसा घूमते रहता है हमेशा। तो ये चार फेस होते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। फिर इंडस्ट्री में क्या देखते हैं अपन, इंडस्ट्री एनालिसिस में इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल कैसा है, इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसी है, मैच्योरिटी कैसी है, डिक्लाइन फेज कब आता है, ठीक है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कब आती है, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन कैसी है, हायर हाई डिमांड है, लिमिटेड सप्लाई है, प्राइसिंग पावर कैसा है, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इंडस्ट्री प्लेयर्स कैसा है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है, न्यू एंट्रेंट के आने से कोई थ्रेट तो नहीं है, जैसे जियो के आने से बाकी के टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गए, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कैसा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कैसा है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इंडस्ट्री में ज्यादा प्राइस को लेके राइवलरी तो नहीं है, ये सब चीजें देखा जाता है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे बैंकिंग और हेल्थ केयर, ठीक है, सबसे ज्यादा रेगुलेटेड है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क रेगुलेशन के कारण इम्पैक्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री के डायनेमिक चेंज होते हैं, तो न्यू लीडर्स आते हैं, बिजनेस और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको लॉसेस होते हैं। तो ये सब चीजें देखना जरूरी होता है, ठीक है। फिर होता है कंपनी एनालिसिस, फिनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना होता है इसमें। कंपनी एनालिसिस यानी कि अपने को उसका फिनेंशियल देखना है, क्वालिटेटिव फैक्टर देखना है, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है कंपनी का, अगर अच्छा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो स्ट्रांग है बिजनेस। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स कैसा है, हाई हाई आरओई और आरओए सिग्नल देखता है कि आप कैपिटल का यूज अच्छे से कर रहे हैं। डेप्ट लेवल कैसा है, ठीक है, उधारी ज्यादा तो नहीं है आपकी, कैश फ्लो कैसा है, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, लीडरशिप टीम कैसी है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनका विजन कैसा है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, मैनेजमेंट क्वालिटी होती है। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स कंपनी का ब्रांड वैल्यू कितना कैसा है, उनके प्रोडक्ट क्या यूनिक है, कॉस्ट लीडरशिप कैसी है। वैल्यूएशन मैट्रिक जैसे पीई रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू, इंटरप्राइज टू एबिटा रेशो, इसमें इससे क्या स्टॉक का जो फेयर प्राइस है वो डिटरमाइन हो पा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें देखना पड़ता है, ठीक है। फिर वही है एस्टिमेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अपन फिन अगर अपन फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और मार्केट में ये देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट का प्राइस कम है, ठीक है, तो अपन इस टाइप के स्टॉक्स को बाय करते हैं। मार्केट प्राइस ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, तो ऐसे प्राइस को अपन अवॉइड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को अपन एस्टिमेट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ अपने को एजम्पशंस भी इसमें लगाने होते हैं, ठीक है।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड यूज जो होता है वो होता है डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस, DCF मेथड जो होता है। ठीक है, डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड इज अ फंडामेंटल वैल्यूएशन मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, फंडामेंटल मेथड है जो जो अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो और उसको डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, द आइडिया बिहाइंड DCF इज द दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टुडे इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो adjusted for the time value of money। ठीक है, this method is widely used in equity valuation, corporate finance and investment decision making। ठीक है, तो DCF मेथड में पहला होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM। ठीक है, एनी डाउट यहां तक आपको मैम, एनी क्वेश्चंस? डिविडेंड डिस्काउंट मेथड में ऐसी कंपनीज को वैल्यू किया जाता है जो रेगुलर डिविडेंड पे करती है। ठीक है, और इसमें एज्यूम किया जाता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड द कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है DDM का। यहाँ से क्या होता है, कई बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी P0, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक, D1 यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, R यानी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, G यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता है डी। ठीक है, कभी डिविडेंड निकालने आ जाएगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, एक्सपेक्टेड और बाकी सब चीजें इसमें दी गई रहती है। तो ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, DDM, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। फिर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मॉडल, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मॉडल वैल्यू अ कंपनी बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेशन कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट के पहले। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, इसमें इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो को मेजर किया जाता है बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें द टोटल एंटरप्राइज वैल्यू विच इंक्लूड बोथ इक्विटी एंड डेट। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, FCFF, इबिटा 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इक्विटी वैल्यू क्या होता है, इसमें जो ईवी है, इक्विटी वैल्यू इक्वल टू ईवी माइनस डेट प्लस कैश फ्लो। ठीक है, FCFF is discount using weighted average cost of capital since it reflects the required return for both equity and debt। ठीक है, यहाँ लिखा है कि दिस विल बी नॉट टेस्टेड इन द एग्जाम। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं डिविडेंड के, डिविडेंड आपका निकालने के लिए यहाँ से आता है। ठीक है, भले ही ये फॉर्मूला आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इसमें से भी कभी कभार कुछ फॉर्मूला यानी कि न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। FCFF जो है वो किसके लिए सूट है, जो कंपनी विथ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंस, जिसने डेब्ट भी उठा के रखा है और इक्विटी से भी फाइनेंसिंग की है। फर्म जो डिविडेंड इरेगुलर पेड करता है या पेड नहीं करता है। ठीक है, और ऐसी कंपनी जहां पे मर्जर और एक्विजिशन होने वाला है और उसकी टोटल वैल्यू अपने को चाहिए, यानी कि अपन किसी कंपनी को मर्ज या एक्वायर करने वाले हैं तो उसकी वैल्यू अपने को चाहिए कि कंपनी की रियल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे FCFF मेथड का यूज होता है। FCFE मेथड का यूज का क्या कहाँ पे होता है,
अपन कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर ऑल एक्सपेंस टैक्स री इन्वेस्टमेंट एंड डेट पेमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा FCFE का। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल, CAPM। RE इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। RF होता है रिस्क फ्री रेट, बी होता बीटा, ये जो बी है वो बीटा होता है स्टॉक का, RM होता है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। ठीक है, FCFE सूटेड किसके लिए होता है? जिसने सिग्निफिकेंट लिवरेज लेके रखा है एंड इट डायरेक्टली अकाउंट फॉर डेब्ट फाइनेंसिंग। फिर सेकंड होता है फर्म दैट डू नॉट पे डिविडेंड बट जनरेट सब्सटेंशियल कैश फ्लो। ठीक है, जिसने डिविडेंड तो नहीं दी है लेकिन अच्छा कैश फ्लो उसने जनरेट करके रखा है। ठीक है, ये FCFE हो गया, इसका ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। फिर असेट्स बेस्ड वैल्यूएशंस। Asset based valuation methodology is used in sub business where the business is assets heavy और assets are usually reflect in financial statement and fair market price। ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा असेट्स हैं और जिसकी अपन फेयर मार्केट वैल्यू निकाल पाते हैं। ठीक है, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। असेट बेस्ड वैल्यूएशन सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में द वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू द एडजस्टेड करंट मार्केट वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल इंटेंजिबल फाइनेंशियल एंड नेट करंट असेट्स। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज वैल्यू ऑफ फर्म लेस वैल्यू ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, आप फर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं लेकिन जितनी लाइबिलिटी है उसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो ये असेट बेस्ड वैल्यूएशन होता है। रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है, जहां पे कंपनीज को मल्टीपल्स आर कंपेयर्ड विद द सिमिलर कंपनीज। ठीक है, आपकी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जाएगा, सेक्टर से कंपेयर किया जाएगा, मार्केट से, और सेम कंपनी। ठीक है, इन द पास्ट तो पी रेशो पहला होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो से अपन कंपेयर करते हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्राइस टू अर्निंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइस टू सेल, प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, इससे रिलेटिव वैल्यूएशंस निकलती है मल्टीपल बेस्ड। जैसे कई बार नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स का भी यूज किया जाता है, जैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU बोलते हैं, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में यूज हुआ होता है। तो ये नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। प्लांट लोड फैक्टर, जो पावर कंपनीज के लिए यूज होता है। ऑक्यूपेसी रेट, ऑक्यूपेंसी रेट जो होटल्स और लॉज में होता है। फुटफॉल होता है रिटेल सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये नॉन फाइनेंशियल है, इसको भी याद रख सकते हैं अपन। तो फर्स्ट जो रेशो है वो होता है पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टॉक प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर स्टॉक ट्रेड हो रहा है 100 में और उसकी EPS है 5, तो स्टॉक प्राइस को EPS से डिवाइड किए तो पी आ गया 20 टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, हिस्टोरिकल और ट्रेलिंग पी आर कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बाय द सम ऑफ द लास्ट 4 क्वार्टर EPS। फॉरवर्ड और लीडिंग पी क्या होता है, कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द करंट मार्केट ऑफ द इक्विटी शेयर बाय द सम ऑफ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 4 क्वार्टर ऑफ EPS। ठीक है, करंट पी रेशो इज द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय द करंट और द इमीडिएट रिसेंट एनुअल EPS। ठीक है, तो पी रेशो से अपन क्या समझते हैं कि पर रुपीज अर्निंग
पर रुपीज अर्निंग में मार्केट कितना अपने को पैसे देने को तैयार है, ठीक है, 1 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, ठीक है। जैसे कंपनीज जिसका फिजिकल ईयर एंड हुआ मार्च में, ठीक है, in order to compute the forward PE the financial year 2019 investor would added together quarterly EPS। ये थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे बताता हूँ कि एक स्टॉक का पी क्या बोलता है कि हाउ मच इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करने को तैयार है इन इक्विटी शेयर पर रुपीज अर्निंग, यानी कि 1 रुपीज और अर्निंग में कितना इन्वेस्टर अपने को पैसे देने को तैयार है। यस, एनी क्वेश्चंस? अपने को बहुत सिंपल में अगर पीई को देखें तो इन्वेस्टर, सर हाँ हाँ सर एक्चुअली ये पी रेशियो हम लोग निकालते हैं ना। हाँ हेलो। हाँ हाँ। तो इसका यूज एक्चुअली यूज कहाँ होता है हम लोग को? यूज, मीन्स देखिए, इक्विटी को जज करने के लिए। हाँ देखिए, इसका ओके। मतलब ये है कि अगर अपन पी रेशो निकाले तो स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है और उसका ईपीएस क्या है। अगर किसी कंपनी का ईपीएस इंप्रूव हो रहा है, अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो रहा है, यानी कि वो कंपनी अच्छा कर रही है, पर ईयर ईपीएस इंप्रूव हो रहा है और स्टॉक हम्म। का प्राइस भी इंप्रूव हो रहा है, तो इन्वेस्टर ओके। कितने पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है हमारे इक्विटी शेयर्स में, अगर हम पर रुपीज ऑफ अर्निंग, यानी कि हर रुपी, एक एक रुपए की अर्निंग में कितना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। अगर पी रेशो 10 है, ओके। यानी कि 1 रुपए की अर्निंग में इन्वेस्टर 10 रुपए देने को तैयार है। और पी रेशो से अपने को ये समझ में आता है कि कंपनी फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, ठीक है। अगर पी रेशो को कंपेयर किया जाए मार्केट के पीई से और एवरेज पी ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि मार्केट यानी निफ्टी बैंक सेंसेक्स के पीई से, तो अपने को समझ में आएगा कि हमारा स्टॉक कैसा चल रहा है। एवरेज पीई ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उस पर्टिकुलर सेक्टर से अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है। जैसे पी रेशो ऑफ पीयर ग्रुप कंपनी, जैसे पी रेशो दिया गया टारगेट कंपनी का 18 है इंडस्ट्री का, लेकिन हमारा जो मार्केट और कंपरेबल फर्म है वो 22 है। तो इससे क्या जज हो रहा है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है, ठीक है। ये जो हम्म। होता है ना पीई रेशो, वो वैल्यूएशन इंडिकेटर होता है। कई बार क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि पीई लो है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी अच्छी होगी। पीई हाई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी खराब होगी। अपन इसके बेस में प्रोजेक्टेड पी रेशो जो होता है उससे कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर अर्निंग कैसी होगी, और वो एक्यूरेट भी नहीं होती है कई बार, ठीक है। जो कंपनी की पी रेशो जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो, और जिनकी निगेटिव ईपीएस है उसको भी डिफिकल्ट होता है इंटरप्रेट करने में, ठीक है। जैसे जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है या जिसका ईपीएस निगेटिव है उसको भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। पी रेशो भी हमेशा चेंज होता है, ठीक है, और उसको भी रिकम्प्यूट करना हम्म। पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो एक तरीके से ये इंडिकेटर है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सस्ती है कंपनी की महंगी है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है कि फेयर वैल्यू है। लेकिन इसको सही तरीके से यूज करना आपको आना चाहिए। जैसे ये तो अपन थ्योरेटिकल देख लिया, अब किसी कंपनी का पीई 20 है, ओके। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो हम्म। अपन बोलते हैं ना कि 50 है तो फेयर वैल्यू है कि या ओवर प्राइस है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो आपको बाकी के मार्केट के सेंटिमेंट्स भी उसमें देखने पड़ेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल जो है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। कई बार कंपनी का पी तो कम है ओके। लेकिन उसका तो अर्निंग यानी कि पी बहुत लेस है, एकदम बहुत कम है, लेकिन इसका अभी ये भी मतलब नहीं होता है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है। कई बार क्या होता है, जो कंपनी जिसका नाम अपन को पता होता है,
ठीक है, मार्केट में लोगों को पता रहता है, और वो हमेशा प्रीमियम में ही ट्रेड करती है, यानी कि उसका पी आपको हमेशा हाई ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे अब नाम तो अभी ले नहीं सकता, लेकिन आप मानो कि एबीसी एक कंपनी है जो बहुत फेमस कंपनी है, जिसका जो हमेशा ना जो यानी कि निफ्टी 50 में भी है, मान लीजिए एक कंपनी है, तो उसका पी आपको उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा ही दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा एक अजम्पशन भी माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है, पीई रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं कि ईपीएस दिया रहेगा और आपका स्टॉक का ट्रेडिंग प्राइस दिया रहेगा, आपको पीई निकालना है। ठीक है, या फिर Okay. पीई दिया रहेगा, स्टॉक का ट्रेडिंग प्राइस दिया रहेगा, आपको ईपीएस निकालना होगा। यानी कि, और कई बार पीई दिया रहेगा और ईपीएस दिया रहेगा, आपको स्टॉक का प्राइस निकालना होगा। ठीक है, फिर सेकंड होता है Okay. प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स क्या होता है, नेटवर्थ होती है ना कंपनी की, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। टोटल वैल्यू यानी कि कंपनी आज बंद कर दें तो अपने को कितने पैसे मिलने वाले। प्राइस टू बुक वैल्यू इज द अनदर रिलेटिव वैल्यूशन रिलेटिव टू यूज्ड बाय द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, स्टॉक के प्राइस को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ठीक है, प्राइस टू बुक Okay. वैल्यू इज द इंडिकेशन ऑफ हाउ द मार्केट इज वैल्यूइंग द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, और हाउ मच मोर और लेस आर शेयर होल्डर वैल्यूइंग द इक्विटी। प्राइस मार्केट प्राइस बीइंग अबव और बिलो द बुक वैल्यू इज मच टू डू विद द मार्केट प्लेयर। जैसे बुक वैल्यू से कम है या बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो बुक वैल्यू से कम है तो अंडर वैल्यू होगा। जैसे किसी का बुक वैल्यू 100 है और स्टॉक प्राइस चल रहा है 80 रुपीज, तो अपन को क्या फील होगा कि नहीं, स्टॉक सस्ता मिल रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है प्रैक्टिकली। हो सकता है उसके और भी कोई कारण हो जिसके कारण उसका बुक वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है, स्टॉक प्राइस कम दिखा रहा है। तो टोटल नेटवर्थ होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर शेयर कहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी इक्विटी शेयर्स अपने पास है, शेयर होल्डर इक्विटीज बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि नेटवर्थ कितना है उसको डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर से। Okay. ठीक है, सर पीबी निकालना होगा क्या, प्राइस हाँ ऑफ हाँ बुक? हाँ, प्राइस प्राइस ऑफ बुक वैल्यू। मीन्स तो पीबी, पीबी इज इक्वल टू मार्केट पर शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर। नहीं, नेटवर्थ डिवाइडेड बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब ये इसमें लिमिटेशंस क्या है कि आपका नेटवर्थ तो ठीक है इतना बता रहा है, लेकिन आपको उसको रियल में सेल करने जाएंगे। आज आप मैं बोल रहा हूँ कि किसी आपका जो नेटवर्थ है 100 है, लेकिन सेल करने जाओगे तो हो सकता है 90 मिले आपको या 80 मिले, आप अपनी कंपनी को सेल करने गए तो। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो ये होता तो है। सर ये सारे फॉर्मूले पूछे जाएंगे क्या? मीन्स प्राइस ऑफ बुक वैल्यू, इससे पीबी। इस इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। मीन्स न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल नहीं आएगा ना हाँ, सर? न्यूमेरिकल्स आते हैं थोड़े बहुत, बहुत इजी आते हैं। ये जो अच्छा, पेपर तो है, वो आप बाद में करवा के लोगे ना? हाँ हाँ हाँ, ये इसमें न्यूमेरिकल ओके। बहुत इजी आते हैं। ये सब ओके। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, तो कई ओके बार क्या सर। होता है कि अपन क्या है कि ये सोचते हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स नहीं आए तो इसको ध्यान नहीं दिए, तो उससे क्या होता है कि फिर ओवरऑल हम्म। अपना बेस नहीं बन पाता एग्जाम के लिए। कई बार जो ओके ओके। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें अपने को यूज होता है। हेल्प मिल जाती है। हाँ, पी रेशो से आते हैं, प्राइस टू बुक हम्म। वैल्यू से इस बार तो नहीं आया था।
फिर प्राइस टू सेल हम्म, रेशो आता है, यानी कि देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है, बुक वैल्यू का यूज कहाँ पे होता है ये याद हम्म, रखिएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू का यूज होता है फिनेंशियल सर्विसेज में और बैंकिंग स्टॉक्स में। प्राइस टू बुक वैल्यू हम्म, वैल्यूशन मैट्रिक्स फिनेंशियल सर्विस और बैंकिंग स्टॉक में होता है। ठीक है, क्लोजली फॉलो हम्म, देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, जो फॉलो करते हैं अपने मार्केट वैल्यू को, यानी कि उनका मार्केट वैल्यू, जो असेट्स का जो मार्केट वैल्यू होता है वो क्लोजली अपने ये मार्केट पता वैल्यू चल के जाता आसपास ही चलता है। है नियर हाँ, बाय। तो ये, हाँ, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू कौन से सेक्टर में यूज होता है। फिर होता है प्राइस टू सेल्स। इसमें क्या होता है कि मार्केट का डिवाइड करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, टू द कंपनीज टोटल सेल। मार्केट कैप कितना है और आपका टोटल सेल कितना हो रहा है, और रेवेन्यू लास्ट 12 महीने में हम्म, कितनी मिली है। ठीक है, प्राइस टू सेल रेशो यूज्ड एज अ आर लेस प्रोन टू फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। ठीक है, कुछ कंपनी क्या होती है जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, लेकिन कंपनीज इन हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस। तो जो कंपनीज प्रॉफिट नहीं कर रही है उसका, अब अगर अपने को कैलकुलेट यानी कि देखना है कि कंपनी का आगे कैसा कर सकती है, तो प्राइस टू सेल रेशो देखते हैं। ठीक है, हम्म, प्राइस टू सेल्स रेशो से क्या पता चलता है कि स्टॉक अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू। ठीक है, ओके। ओके।